हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एक यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही गंभीर वीडियो बनाने वाले हैं। विगत कुछ दिनों से मेरे पास कंटिन्यू बच्चों का कॉल आ रहा है। वो पूछते हैं कि मुझे 10वीं पास करने के बाद हमें कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस ग्रुप का चयन करें। इन सब ग्रुप से संबंधित जो समस्याएं बच्चों को होती है, क्योंकि स्वाभाविक है 10वीं तक बच्चा ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोच नहीं पाता है और बाद में उसे फिर कभी कभी दिक्कत होती है कि हम अगर ये सब्जेक्ट ना लेकर के ये सब्जेक्ट लिए होते तो हमें आज थोड़ा करियर अपना चुनने में या करियर को अच्छा बनाने में हमें थोड़ी अच्छा सहूलियत मिलती। यही सब क्यूरी जो बच्चों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम यह वीडियो बनाने के लिए आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और तभी आप इसका महत्व समझ पाएंगे। तो वीडियो ये है, 10वीं के बाद क्या करें। क्या हमें 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, 11वीं 12वीं करनी चाहिए, या हमें डायरेक्ट किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। यह एक समस्या। 10वीं के बाद क्या करना चाहिए एक समस्या है। 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट लें या कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, ये दो मुख्य रूप से टॉपिक है। इस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, तो चलिए हम देखते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य को आप सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे एफबी पेज ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद में आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम विनोद राज 5427 में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कैरियर काउंसलिंग सब्जेक्ट चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखें। यह बच्चों के लिए एक समस्या है कि हम सब्जेक्ट तो चुन लेते हैं, लेकिन हमें सब्जेक्ट चुनने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, इंटरेस्ट, यानी कि अपनी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। हमें किस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें ज़्यादा कौन भाता है, कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी, क्षमता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करते हैं। हालांकि ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि क्षमता विकसित भी हो सकती है बाद में, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि साइंस ग्रुप के बच्चे चयन तो कर लेते हैं, लेकिन स्वाभाविक है अन्य ग्रुप की अपेक्षा साइंस ग्रुप थोड़ा टफ होता है। तो हमें अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख करके हमें सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तीसरा, टारगेट, यानी आपका लक्ष्य क्या है, आप करियर में क्या बनना चाहते हैं, भविष्य आपका क्या है, आप क्या सोच करके रखें, उसके अनुसार सब्जेक्ट का चयन करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में हम सब्जेक्ट का चयन कर लें और पता चले कि ये तो मेरा टारगेट ही नहीं था। आगे भविष्य में, फ्यूचर में जब आप कुछ बनना चाहेंगे 12th के बाद, तो आपको अपने टारगेट का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, इस आधार पर सब्जेक्ट का चयन करें। अगला है, विद्यालय में कोर्स की उपलब्धता। आपके निजी या कह सकते हो जो आपके नज़दीक जो विद्यालय है, उस विद्यालय में कौन सा कोर्स उपलब्ध है, यानी कौन सा ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप के आधार पर ही पढ़ाई करेंगे। यानी कि आप सब्जेक्ट चयन तो करना चाहते हैं, हालांकि जाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो नज़दीक नहीं जा पाते हैं, जो बाहर जा के पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो वहीं पर अपने गांव में, अपने शहर में रह करके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विद्यालय में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, उसके आधार पर सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। उसी विकल्पों में से सब्जेक्ट का चयन करें। अभिभावक की सहमत भी बहुत मायने तक रखती है। क्योंकि ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि अभिभावक आपसे ज़्यादा अनुभवशील है और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। वो दुनिया को देखे हैं कि कैसे किस में करियर बनाया जा सकता है, उसके आधार पर उनसे सलाह लेकर के आप चुन सकते हो। हालांकि बहुत से ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की रुचि किसी और में होती है और पेरेंट्स की रुचि किसी और में होती है। तो
इस आधार पर भी तो अपनी रुचि को तो देखना है, लेकिन पेरेंट्स की सहमति भी ज़रूरी होनी चाहिए। हालांकि अगर आपकी रुचि और पेरेंट्स की रुचि नहीं मेल खाती तो आप अपनी रुचि पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो देखते हैं 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। जब आप 10th पास कर लेते हैं तब आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है वो ये कि इसके बाद आपको 3 मुख्य ग्रुप या स्ट्रीम जो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट में से कौन सा लेना चाहिए। यही 3 मुख्य हैं, यानी बड़े बड़े हैं। आपको ये जानकर शायद खुशी भी हो कि इसके अलावा भी बहुत से विकल्प होते हैं 10th पास के बाद। आइए फिर जानते हैं कि 10th के बाद कैरियर विकल्प कौन से सब्जेक्ट ग्रुप मौजूद है। कैरियर विकल्प के लिए कौन से आपके लिए सब्जेक्ट ग्रुप मौजूद है, उनमें से आपको देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आर्ट यानी कला, जिसमें आर्ट में आपको भूगोल, ज्योग्राफी, इसका डिटेल हम देखेंगे आगे, ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। फिर दूसरा साइंस यानी विज्ञान समूह, ठीक है ना। तीसरा आपका आता है कॉमर्स या वाणिज्य। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। ये जो आपका कॉमर्स और एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश की लगभग बहुत से विद्यालयों में ये 2 कोर्स नहीं चलते हैं। तो ज़्यादातर 2 कोर्स ही चलते हैं, आर्ट और साइंस, लेकिन ये बहुत जहाँ चलते हैं उनके लिए, ठीक है ना। ये कोर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप शायद कुछ बच्चे तो पहली बार सुने होंगे। तो ये भी कोर्स होते हैं, इसमें भी आप अच्छा करियर बना सकते हो और बेहतर करियर बना सकते हो। अन्य के अंतर्गत आपका ITI, डिप्लोमा, एक्स्ट्रा आपको पॉलिटेक्निक वगैरह जो होते हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10th के बाद साइंस क्यों लें, ये प्रश्न उठता है कि साइंस ही क्यों पढ़ें। देखते हैं 10th के बाद साइंस या विज्ञान एक बहुत ही एट्रैक्टिव ग्रुप है। इस ग्रुप का चुनाव करना प्रायः सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक चाहते हैं, शायद इसलिए कि साइंस ग्रुप उन्हें आगे चलकर बढ़िया कैरियर ऑप्शन प्रदान करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT और कंप्यूटर साइंस आदि। ये उनको कैरियर मिलता है। इन क्षेत्र में जाने के लिए क्या होता है, आयाम खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है ना। साइंस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये देख लेते हैं। साइंस ग्रुप में सब्जेक्ट को इन में जो सब्जेक्ट होते हैं तो उन सब्जेक्टों का अध्ययन करना पड़ता है। देखते हैं कौन कौन से। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, और बायोटेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें आप ध्यान रखिएगा ये मुख्य होते हैं आपके फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। तो जो बायो लेते हैं उनका मैथ नहीं रहता, और जो मैथ लेते हैं वो बायो, हाँ, हालांकि एक्स्ट्रा के रूप में वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये रहे मुख्य सब्जेक्ट जो साइंस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। साइंस ग्रुप में करियर ऑप्शन क्या है, मतलब साइंस ग्रुप आप चुन तो लिए, लेकिन भविष्य में आप इस ग्रुप से क्या क्या बन सकते हैं इसको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, वगैरह वगैरह जो होते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनर, ये साइंस ग्रुप से ही जाते हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग, मैथ वाले जाते हैं। फॉरेंसिक साइंस, ये फॉरेंसिक साइंस मतलब जो होता है जैसे किसी की बॉडी की जांच करने के लिए उसे फॉरेंसिक करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टीचिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हो साइंस ग्रुप के जरिए भी। एग्रोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी आदि, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे आप साइंस ग्रुप के जरिए आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं साइंस ग्रुप चुनने के फायदे। साइंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आपने कैसे, जैसे देखते हैं स्नातक ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का मौका। तात्पर्य हुआ कि आप 10वीं के बाद 11वीं में आप जैसे साइंस ग्रुप ले लिए तो 11वीं 12वीं आपको साइंस ग्रुप पढ़ना है। मान लीजिए आपको यह सब्जेक्ट नहीं भाता, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको ग्रेजुएशन में इससे हट करके दूसरे ग्रुप में जाने का मौका मिलता है। केवल साइंस वालों को आर्ट के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट,
एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट इन सब को पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो ये तो एक फ़ायदा हो गया, मतलब इससे आप उस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आप जा कर के पढ़ सकते हो। कंपटीशन की तैयारी करने में मददगार सब्जेक्ट ग्रुप। यह ग्रुप एक ऐसा है कि वर्तमान में जो कंपटीशन का लेवल है वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन जैसे मैथ हो गई, साइंस हो गई, इसका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं लॉजिकल, तो इसमें ये मदद करता है। विभिन्न प्रकार के रोजगारों के आयाम उपलब्ध कराता है और इससे रोजगार के साधन भी बहुत उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, ये फायदे रहे। अब देखते हैं 10वीं के बाद आर्ट ग्रुप क्यों चुनना चाहिए। 10वीं के बाद आर्ट ग्रुप क्यों चुने। 10वीं के बाद आर्ट ग्रुप की पढ़ाई करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होता है। यह सब्जेक्ट एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है, मतलब ह्यूमन कंडीशन की पढ़ाई करना, मतलब ऐसा संबंध ये लाता है कि जो मानव से संबंधित होता है। ठीक है ना, जिसमें अक्सर ऐसे मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो कि यूजली समाज, मानव, कल्चर आदि से संबंधित होता है। तो जो आर्ट होता है वो मानव से, समाज से संबंधित रखता है, इसलिए इसको पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लोगों के समझ में आ जाता है जल्दी से। ठीक है ना। आर्ट ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट ग्रुप में स्टूडेंट को उन सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है जो इस प्रकार हैं। कौन से, हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपका राजनीति विज्ञान, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, ठीक है ना, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, और लिटरेचर यानी कि हिंदी, और ध्यान रखिएगा संस्कृत, उर्दू भी अब इसमें आ जाता है, संस्कृत। अब ध्यान, एक बात और इस आर्ट के स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश बच्चे जो होते हैं, खासकर अपने एमपी में जो होता है, इसका लेवल जो होता है, इंग्लिश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इंग्लिश, आप इस ग्रुप में, एक ऐसा ग्रुप है आर्ट का जिसमें आप इंग्लिश ना लें तो भी काम आपका चल जाएगा। इंग्लिश की जगह पर आपको संस्कृत ले सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती तो कोशिश करिए कि आप संस्कृत लेकर के पढ़िए, नहीं तो आगे चल के आपको समस्या होती है। आप अन्य सब्जेक्टों में तो पास हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको फिर दिक्कत होती है, या तो पास हो नहीं होंगे, या पास भी होंगे तो आपका परसेंटेज थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए आप इंग्लिश की जगह पर संस्कृत लेकर के बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब देखते हैं अगला, आर्ट ग्रुप में करियर ऑप्शन क्या होता है। आर्ट ग्रुप की पढ़ाई करने में विभिन्न प्रकार के करियर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कार्टोग्राफी। इसमें विशेष तौर पर कार्टोग्राफी में आपको भूगोल लेना ही पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कार्टोग्राफी होगा। इकोनॉमिस्ट, यानी इसमें भी आपको एक विशेष अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट अगर बनना है तो। जियोग्राफर अगर बनना है तो आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। हेरिटेज मैनेजमेंट अगर पढ़ना है तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरियन अगर बनना है आपको तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरियन मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, लाइब्रेरी एक अलग से सब्जेक्ट ही होती है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल साइंस यानी आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इसमें भी आप जनसंख्या नियंत्रण जो होता है, तो इसमें भूगोल का विशेष योगदान रहता है। दर्शन शास्त्र एक आपका सब्जेक्ट ही होता है। फिर देखते हैं सोशल वर्क या समाजशास्त्री, ठीक है ना, टीचर बन सकते हैं, भाषा वैज्ञानिक बन सकते हैं, मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया, ये वर्तमान में बहुत इम्पोर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया। फैशन डिजाइनर का बन सकते हैं आर्ट से, ठीक है ना, और लॉ बन सकते हैं, और सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी, पीएससी, इस क्षेत्र में जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना ही पड़ता है। बहुत से हालांकि साइंस वाले भी यूपीएससी पीएससी बन सकते हैं, लेकिन
जब उनको यूपीएससी पीएससी की तैयारी करना होता है तो आर्ट के सब्जेक्ट को ही आकर के वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये मुख्य रहता है। अब देखते हैं 10th के बाद कॉमर्स क्यों, देख लेते हैं। 10th के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिन्हें की बिजनेस पसंद है और वो आगे जाकर अपना बिजनेस भी आरंभ करना चाहते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट इन हिंदी का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। यानी कि जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उनको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वही वो सभी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि किसी एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो, ठीक है ना। वही इसमें बहुत से करियर ऑप्शन हैं जो इस प्रकार इसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि कॉमर्स पढ़ने से आपको मुख्यतः फोकस किस पर दिया जाता है, बिजनेस के क्षेत्र पर। यदि यानी आप बिजनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स चुनना चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल कोर्स में भी इसमें आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे, देखेंगे कौन कौन से ग्रुप मतलब करियर ऑप्शन हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स जो कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट इसका माना जाता है। अब देखते हैं कॉमर्स ग्रुप में कैरियर ऑप्शन क्या है, क्या क्या आप बन सकते हो। तो व्यापार चालू कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटी बन सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटी बन सकते हैं, फास्ट एंड वर्क अकाउंटी बन सकते हैं, कंपनी पार्टनरशिप बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बन सकते हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, फाइनेंशियली एनालिसिस कर सकते हैं, और लॉ जो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, वो लॉ कर सकते हो। इतने सारे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं कुछ, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं उनको हम यहाँ पर रखे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें। ये एक कि हमें मतलब 11th-12th नहीं पढ़ना है, हम क्या करते हैं कुछ डायरेक्ट कोर्सों में एडमिशन ले लेते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करें। यहाँ पर हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के विषय में जानेंगे। तो डायरेक्ट आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके जो विषय ग्रुप हैं, ये 30 विषय ग्रुप हैं। इनको आप वीडियो में स्किप करके आप देख लीजिएगा। ये 8 हो गए, ठीक है ना। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 सब्जेक्ट ग्रुप हैं जो कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आते हैं। इनको आप देख सकते हैं। अब बात आती है पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद क्या करें। एक बार आपने पॉलिटेक्निक कोर्स कर लिया, तब आपके सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप चाहें तो आगे की पढ़ाई किसी डिग्री इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, यानी कि आपको 11वीं 12वीं की फिर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यदि चाहे तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को आसानी से बहुत से इंडस्ट्रीज में और कंपनी ले जाते हैं, यानी डायरेक्ट आपको कंपनी अपने आप आकर के कॉलेज से उठा ले जाती है अगर आपके पास योग्यता है, क्योंकि उनके पास बहुत ही बढ़िया स्किल होते हैं। वहीं वो आसानी से सभी प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के, ठीक है ना। अब तो ये पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बहुत अच्छे आयाम होते हैं, जैसे आपको सिविल के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें पॉलिटेक्निक करने से आपको मतलब मिल जाता है, बहुत सारे क्षेत्र मिल जाते हैं। आप देखते हैं 10th के बाद ITI करें। क्या आप ITI कर सकते हैं? बिल्कुल, देख लेते हैं।
10वीं के बाद ITI भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कि कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी पाना चाहते हैं। ITI एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है, बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। इससे आज के क्षेत्र में आप ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मतलब खुद रोजगार उत्पन्न करो, लेकिन जब आपको सीख लेंगे तभी ना आप रोजगार करेंगे। तो आपको ITI के जरिए कुछ सीखने का मौका मिलता है। देखते हैं, ITI का फुल फॉर्म होता है हिंदी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI होते हैं। वोकेशन कोर्स के तहत ITI आता है। यह एक प्रकार का फोकस ट्रेनिंग होता है, यानी कि इसका पूरा फोकस किस पर होता है, ट्रेनिंग पर होता है, जो कि स्टूडेंट को जॉब लायक बना देता है। इस कोर्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इंडस्ट्रियल, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल कंपनी। ITI में छात्रों को बहुत सारे कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं जिन्हें कि ट्रेड कहा जाता है, जिन्हें ITI की भाषा में ट्रेड कहा जाता है। अब देखते हैं, इन ट्रेड में कुछ मुख्य होते हैं जैसे कि कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रिकल, बिल्डर, फैशन डिजाइनर इत्यादि। ITI में मुख्य रूप से स्किल के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। इसे करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में मिलती है, ठीक है ना, यानी कंपनीज में, कंपनी वगैरह में आप ज़्यादा मतलब रोज़गार मिल जाता है। और जो ITI किया रहता है उनको ज़्यादा पैसा मिलता है कंपनी में, 20,000, 30,000, 25,000 ऐसे पेमेंट मिलता है। तो आप ITI भी कर सकते हैं। ITI कोर्स को कोई भी स्टूडेंट 10वीं के बाद कर सकता है। इसमें प्रत्येक ट्रेड की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, कुछ तो 8वीं के बाद भी हो जाते हैं। ITI इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? ITI इंस्टीट्यूट उन्हें कहा जाता है यहाँ पर ITI की पढ़ाई प्रदान की जाती है। ये इंस्टीट्यूट में पूरी तरह के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें कि स्टूडेंट की ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ITI मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक गवर्नमेंट ITI होती है, एक प्राइवेट ITI। अब ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI जो होती है ये मुख्य रूप से होती, दोनों में पढ़ाई एक ही जैसी होती है, दोनों का मान्यता उतनी होती है, लेकिन गवर्नमेंट में कम पैसा लगता है, प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता है। और गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए आपको 10वीं में अच्छा परसेंटेज होना अनिवार्य है, परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है। ITI प्रायः हर ज़िले में उपलब्ध होते हैं। हमारे पूरे देश की बात की जाए तो हमारे देश पर ये डाटा बढ़ भी गया हो सकता है। 11,664 ITI सेंटर उपलब्ध हैं, जिनमें से 2,284 गवर्नमेंट के हैं और 9,680 प्राइवेट के हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट इतने हैं तो एडमिशन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, यानी कि आपको अच्छे परसेंटेज होना चाहिए। ITI के कोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम उन कोर्सेज के विषय में जानेंगे जो कि ITI के छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। पहला, ड्राफ्ट्समैन सिविल बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको ITI करने का मौका मिले तो ये सिविल वाला कोर्स आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप इसमें गवर्नमेंट की भी जॉब मिल जाते हैं और प्राइवेट भी बहुत जल्दी मिल जाती है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये भी आपको अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छी कंपनी में होता है, आपको अब आसानी से नहीं, अच्छी कंपनी में मिलता है। इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जॉब मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें भी आप मिल सकता है, ट्रेड है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, मशीनिस्ट, ग्राइडर, मैकेनिक मोटर वाहन, मैकेनिक रेफरी एंड एयर कंडीशनर, ठीक है ना, रेडियो एवं TV मैकेनिक। तो ये आपको ITI के जरिए इतने सारे ट्रेड आपको मिल जाते हैं। तो ये रहा आज का पूरे करियर काउंसलिंग के जरिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चुनना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हमें क्या करियर ऑप्शन है, कौन सब्जेक्ट आते हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 10वीं के बाद कौन कौन से डिप्लोमा मिलते हैं, यानी
कौन कौन से डिप्लोमा में आप एडमिशन ले सकते हैं, 10वीं के बाद कौन कौन सी नौकरी के ऑप्शन खुल जाते हैं। डायरेक्ट आप 10वीं के बाद कोई पढ़ाई नहीं करिए, आप 10वीं के बाद कौन कौन से नौकरी के ऑप्शन खुल जाते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जहाँ आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन क्यूरी करना है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।